नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर्येंद्र। गुजरात में आज धुआंधार चुनाव प्रचार देखने को मिला है। पीएम मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक आज गुजरात की जनता के बीच पहुंचे तो जमकर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिली है। कैसा है इस वक्त गुजरात का सियासी मिजाज, करेंगे इस पर आज विस्तार से चर्चा। इसके अलावा दिखाएंगे खबर कैसे एक और स्टिंग ऑपरेशन से आम आदमी पार्टी की वसूली के आरोपों से एक बार फिर से घिरती नजर आ रही है। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियों से करवाया गुजरात का सियासी पारा। सुरेंद्र नगर, भरूच और नवसारी में रैलियां कर पीएम ने विरोधियों पर छोड़े सियासी तीर। कहा, विकास के मुद्दे को छोड़ मोदी को औकात दिखाने में लगी कांग्रेस। विरोधियों को औकात बताने का खेल छोड़ विकास पर चर्चा करने की चुनौती दी। गुजरात के रण में बीजेपी की ओर से अमित शाह और योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दिग्गजों की रैलियां। कहा, गुजरात देश को दे रहा विकास का नया मॉडल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी की सूरत और राजकोट में रैलियां। बीजेपी सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल। दिल्ली नगर निगम चुनाव के बीच दिल्ली में सियासी आरोप प्रत्यारोप हुए और तेज। बीजेपी ने एक और स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी पर एमसीडी चुनाव में टिकट बेचने का लगाया आरोप। कहा, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है। केजरीवाल की पार्टी ने आरोपों को किया खारिज। लोगों को रोजगार देने की दिशा में केंद्र सरकार का एक और बड़ा कदम। प्रधानमंत्री मोदी कल देश के 45 जगहों पर रोजगार मेले के तहत करीब 71,000 लोगों को सौंपेंगे नौकरी का नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नवनियुक्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स कर्मयोगी मॉड्यूल को भी करेंगे शुभारंभ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज से शुरू की बजट पूर्व बैठकें। वित्त मंत्री का उद्योग जगत के नेताओं और बुनियादी ढांचे और जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार विमर्श। इंडोनेशिया के जावा प्रांत में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 50 के पार। 700 से ज्यादा लोग हुए घायल। 5.6 तीव्रता वाले भूकंप से कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। राहत और बचाव कार्य जारी। अस्पतालों में घायलों का हो रहा है इलाज। फीफा विश्व कप के ग्रुप बी के पहले मैच में इंग्लैंड और ईरान के बीच मुकाबला जारी। पहले हाफ में इंग्लैंड के रहा 3-0 से आगे। सेनेगल का नीदरलैंड और अमेरिका का वेल्स के साथ होगा मुकाबला। तिरपनवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दूसरे दिन हुई भारतीय पैनोरमा में चयनित फिल्मों की स्क्रीनिंग। 75 क्रिएटिव माइंड्स टुमारो के लिए 53 आवर चैलेंज की भी शुरुआत। सूचना प्रसारण मंत्री ने फिल्म बाजार का भी किया उद्घाटन। आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां। आप खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। अपने गुजरात दौरे के तीसरे दिन आज पीएम मोदी ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के औकात वाले बयान पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। इससे पहले भी पीएम मोदी ने उनके ऊपर कांग्रेस के द्वारा बोली गई तमाम प्रकार की अभद्र भाषाओं को गिनाया और कहा कि वो आम सेवक हैं, कांग्रेस की तरह राज परिवार के व्यक्ति नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि विकास पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि ऐसी गलत बयानबाजी। गुजरात दौरे के तीसरे दिन सोमवार को चुनावी रण में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनसभाओं के जरिए मतदाताओं से सीधा संवाद किया। सोमवार को सुरेंद्र नगर की अपनी पहली जनसभा में विपक्षी कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के औकात वाले विवादास्पद बयान पर अपने ही अंदाज में जवाब दिया। હવે તમે વિચાર કરો ભાઈ,
ચૂંટણીમાં વિકાસની ચર્ચા થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ? જરા બોલો તો, વિકાસની સભા ચર્ચા થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ? કોણે કેટલું કામ કર્યું એની ચર્ચા થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ? પાણી પહોંચ્યું કે નહીં પહોંચ્યું એની ચર્ચા થવી જોઈએ કે નહીં થવી જોઈએ? વીજળી પહોંચી કે નહીં પહોંચી એની ચર્ચા થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ? અમે હિસાબ આપવા તૈયાર છીએ, પણ કોંગ્રેસને ખબર છે કે આવા મુદ્દા કાઢીએ તો ભાજપ તો જબરજસ્ત એનો રેકોર્ડ છે. ભાજપ ચડી જ બેસે, કારણ કે ભાજપ એટલું બધું કામ કર્યું છે. એટલે હવે શું કરે છે? વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા નથી કરતા. એક કોંગ્રેસ વાળા કહે છે આ મોદીને એની औकात બતાવી દઈશું. औकात, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे. अहंकार जुओ भाइयों, अहंकार जुओ. मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे. अरे તમે મને નીચ પણ કહ્યો, નીચી જાતિનો પણ કહ્યો. અરે તમે તો મને મોતનો સોદાગરો પણ કહ્યો. અરે તમે તો મને ગંદી નાળીનો કીડો પણ કીધો. બધું કીધું ભાઈ, તમે બધું કીધું. હવે તમે औकात બતાવવા નીકળ્યા છો. અમારી કોઈ औकात નથી. મહેરબાની કરીને વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા કરો અને આ ગુજરાતને વિકસિત ગુજરાત બનાવવા માટે આવો मैदाનમાં. આ औकात બનાવવાના ખેલ દવા દો भाई. प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में नर्मदा में बांध विरोधी आंदोलन की प्रणेता रही मेधा पाटेकर के शामिल होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुजरात को प्यासा रखने वालों के कंधों पर हाथ रखकर कुछ लोग सफर कर रहे हैं। उन्होंने बीते दशक में सुरेंद्रनगर में पानी की किल्लत और टैंक माफियाओं का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने भरूच के जंबूसर में अपनी दूसरी रैली में 20 सालों में गुजरात में कितना बदलाव आया है इससे रूबरू कराया। 20 વર્ષની અંદર ભાઈઓ બહેનો આ ગુજરાત કેટલું બધું બદલાઈ ગયું છે, આપણો ભરૂચ જિલ્લો કેટલો બધો બદલાઈ ગયો છે અને એના કારણે કેવો વિશ્વાસ પેદા થયો છે એ આપણે જાણીએ છીએ. તમે વિચાર કરો, 2 દશક પહેલા આ ભરૂચ જિલ્લામાં માથું ઊંચું કરીને ઉભા રહેવું હોય તો ચિંતા થતી હતી કે નહોતી થતી? બેન દીકરીઓને સાંજે જવું હોય તો ચિંતા થતી હતી કે નહોતી થતી? આ બધી મુસીબતો ગઈ કે ના ગઈ? વાર તહેવારે ઉલ્લડો થતા બંધ થયું કે ના થયું? સુખ શાंति આવી कि ना આવી? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवसारी में अपनी तीसरी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विजय संकल्प सम्मेलन के तहत कई कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने शनिवार को वलसाड़ में एक रोड शो से की थी। प्रधानमंत्री ने रविवार को गुजरात के वेरावल, धोराजी, अमरेली और बोटाद में 4 जनसभाओं को संबोधित किया था। उन्होंने बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की थी। सुरेंद्रनगर में चंद्रशेखर और नवसारी में मेघना के साथ भरूच से नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में धुआंधार प्रचार किया तो वहीं बीजेपी के तमाम अन्य स्टार प्रचारकों समेत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी आज अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रयास किए हैं। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल ने भी गुजरात के अलग अलग इलाकों में रैलियां की और जनता से समर्थन मांगा। जैसे जैसे गुजरात में पहले चरण का चुनाव नजदीक आ रहा है, तमाम दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। भाजपा हो या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। भाजपा के तमाम दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में दिन रात एक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा जैसे तमाम बड़े नेता ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने सोमवार को द्वारका के पावन धाम से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने खंभालिया के मतदाताओं को गुजरात में कांग्रेस के शासनकाल की याद दिलाई और कहा कि उस वक्त तस्करी सहित तमाम अपराध कांग्रेस के शासन की पहचान होती थी, जबकि नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद समुद्र के रास्ते हथियारों की तस्करी सहित तमाम अपराधों पर अंकुश लगा। अमित शाह ने आज गुजरात के खंभालिया, कोडिनार, मंगलोर और भुज में 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। गुजरात राज्य की रचना थी
આપણે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની એ સરકારો જોઈ ને ભાજપની એ સરકારો જોઈ. આ ગુજરાતનો દરિયા કિનારો સ્મગલિંગથી, દાણચોરીથી ધમધમતો દરિયા કિનારો, અનેક પ્રકારના ગુનાઓ અને ગુજરાતમાં છાસવારે થતા રમખાણો, કરફ્યુ અને એના લીધે ગુજરાતનો વિકાસ ખોરંભાતો હતો અને કોંગ્રેસિયાઓના પેટનું પાણી એ નતું હાલતું. ભાઈ નરેન્દ્રભાઈની સરકાર આવી, ભાજપની સરકાર આવી, 20 વર્ષથી कर्फ्यू नाम જોયું છે ભાઈ કોઈએ? उधर भाजपा के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गुजरात में चुनावी प्रचार की शुरुआत छोटा उदेपुर से की. उन्होंने राज्य में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल को याद दिलाते हुए कहा कि राज्य में गुंडागर्दी चरम पर थी, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था. उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों से गुजरात में कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, बल्कि गुजरात विकास को एक मॉडल दे रहा है. गुजरात विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, सुरक्षा का एक मॉडल दे रहा है, विकास का एक मॉडल दे रहा है, लोक कल्याण का एक मॉडल दे रहा है, नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा दे रहा है, महिलाओं के लिए स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. भाइयों बहनों, ये नए भारत का एक नया गुजरात है. उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को पहली बार चुनाव प्रचार के लिए गुजरात पहुंचे. सूरत में पार्टी की चुनावी रैली को संबोधित किया और भाजपा पर आदिवासियों का अहित करने का आरोप लगाया. बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते, क्या कहते हैं आपको? वनवासी. वनवासी. वो आपको ये नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, वो आपको कहते हैं आप जंगल में रहते हो. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अपनी पार्टी के लिए राज्य में माहौल बना रहे हैं. भगवंत मान ने उमरगाम में एक रोड शो कर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजनीतिक दलों पर हमला किया. कांग्रेस कोमा में चली गई है. कोमा में कांग्रेस की हालत उस 90 साल बुजुर्ग की तरह हो गई जिसके घर वालों को डॉक्टर भी बोल देता है घर ले जाके सेवा कर लो, अब इसमें कुछ नहीं है. कांग्रेस चेंज नहीं है, कांग्रेस एक्सचेंज है. उल्लेखनीय है कि राज्य में 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे. राज्य में मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी. ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज. तो गुजरात में इस धुआंधार प्रचार की वजह से लगातार सियासी पारा जो है वो चढ़ता जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी अगर बात की जाए तो कह सकते हैं कि किस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद से या अमित शाह के पहुंचने के बाद से, राहुल गांधी के पहुंचने के बाद से, अरविंद केजरीवाल के पहुंचने के बाद से तमाम बड़ी बयानबाजियां हो रही हैं. किस प्रकार से एक बड़ा चुनावी माहौल बना है, क्या बड़े और अहम मुद्दे और मसले निकल के आ रहे हैं, इस पर हम आज विस्तार से बुलेटिन के अगले हिस्से में चर्चा भी करेंगे. लेकिन उससे पहले कुछ और खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं. बात दिल्ली की करते हैं. दिल्ली के एमसीडी चुनाव में पैसे लेकर टिकट लेने के आरोपों में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से घिर गई है. बीजेपी ने एक और स्टिंग ऑपरेशन जारी करके आम आदमी पार्टी के नेताओं पर टिकट के बदले पैसे लेने का आरोप लगाया है. आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज किया है. पहले भी आम आदमी पार्टी इस प्रकार के कई गंभीर आरोपों में घिरती रही है, जिसके बाद से आपके नेता बैकफुट पर नजर आ रहे हैं. दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है. इसी के साथ ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर हमले भी तेज कर दिए हैं. इसी कड़ी में सोमवार को बीजेपी ने एक और स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी कर राजनीति को गरमा दिया है. बीजेपी के इस ताजा स्टिंग में आम आदमी पार्टी पर दिल्ली नगर निगम चुनाव में टिकट बेचने का आरोप लगाया गया है. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टिंग जारी किया. बीजेपी के मुताबिक नया स्टिंग वार्ड 54 रोहिणी डी का है, जहां से एमसीडी चुनाव में टिकट लेने के लिए पैसे मांगे गए हैं. आप नेता बिंदु श्रीराम ने ये स्टिंग जारी किया है और इसमें वार्ड 54 रोहिणी डी के आप प्रभारी पुनीत गोयल और आपकी अनुसूचित जाति इकाई के प्रभारी आर पठानिया ने पैसे मांगे हैं. सबसे बड़ी बात है, ये कोई आज का विषय नहीं है. एमएलए के चुनाव के समय, जिस एमएलए के चुनाव में आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी की जीत हुई, उस समय भी जो 2 प्रत्याशी थे, उन दोनों में जो स्पीड के साथ कम इंस्टॉलमेंट में डाउन पेमेंट पहुंचा पाया तुरंत,
डिलीवरी उसको हुई है, और जो धीरे धीरे पैसा पहुंचा रहा था उसको डिलीवरी नहीं हुई है, उसको विधानसभा की टिकट नहीं दी गई है। ये जो बिजनेस मॉडल है इनका, आम आदमी पार्टी का, आज पूरा का पूरा यहाँ पर्दाफाश हुआ है। इस खुलासे पर बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला बोला और कहा कि स्टिंग का कल्चर अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया था और अब इसी कल्चर के कारण आम आदमी पार्टी के लोगों के एक एक कर भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। पात्रा ने कहा कि आप भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है। रहकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर से, आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में से जिस प्रकार के स्टिंग उभर कर आ रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि भ्रष्टाचार के दलदल में अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी आज डूबी हुई है, पूरी तरह से सनी हुई है। जो पार्टी यहां पर भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने आई थी, वो किस प्रकार से उगाही करने में व्यस्त है। बताया जा रहा है कि टिकट के लिए बिंदु श्रीराम से 80 लाख रुपए की मांग की गई और 3 किश्तों में पैसे देने के लिए कहा गया। पहली किश्त 21 लाख रुपए की थी, इसके बाद 40 लाख की दूसरी किश्त दी जानी थी। बातचीत में गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, राखी बिड़ला का भी नाम आ रहा है। हालांकि पूरे मामले में आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के वीडियो स्टिंग में जिस व्यक्ति का नाम लिया गया है उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। इनका काम ही सुबह से शाम तक ये है, करते रहे रोज मनोहर कहानियां, सुबह इनका कुछ कुछ करते हैं फिर आ जाते हैं। लेकिन जनता अब पूछ रही है, जनता पूछती है ठीक है स्टिंग, ठीक है स्टिंग पे जवाब आ जाएगा क्या होगा, लेकिन ये बताओ कि कूड़ा कूड़ा क्यों है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते भी भाजपा ने आप नेता मुकेश गोयल का स्टिंग वीडियो जारी किया था। संबित पात्रा ने मुकेश पर आरोप लगाया था कि उन्होंने जेई से 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। हालांकि मुकेश ने इन सभी आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि क्लिप को एडिट किया गया है। यही नहीं, बीजेपी ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के तिहाड़ जेल के वीडियो जारी किए थे। इनमें वे मसाज कराते दिखाई दे रहे हैं। एमसीडी चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के बीच ये घमासान फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होना है, 7 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स है, मैजिक फंड्स नहीं, इसमें भी रिस्क होता है। तो पैसा पहले किसी एक्सपर्ट को मिलो, हर फंड के रिस्क और रिटर्न्स दोनों को बराबर समझने के बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। समझ गया सर जी, समझ के इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद खबर रोजगार से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले के तहत कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 71,000 नवनियुक्त आवेदकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। नवनियुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति पत्रों की भौतिक प्रतियां देश के 45 स्थानों पर सौंपी जाएंगी। पहले भर्ती किए गए पदों की श्रेणियों के अलावा शिक्षक, व्याख्याता, नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और अन्य तकनीक तथा पैरामेडिकल पदों पर भी भर्ती की जा रही है। गृह मंत्रालय द्वारा भी विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में बड़ी संख्या में पदों की भर्ती की जा रही है। प्रधानमंत्री कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी कल शुभारंभ करेंगे। यह मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नए नियुक्तों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता, कार्यस्थल में नैतिकता और अखंडता, मानव संसाधन नीतियां तथा अन्य लाभ और भत्ते शामिल होंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। इससे पहले रोजगार मेले के तहत अक्टूबर में 75,000 से अधिक नवनियुक्त लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे।
उधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज से बजट पूर्व बैठकों की शुरुआत कर दी गई है। वित्त मंत्री ने उद्योग जगत के नेताओं और बुनियादी ढांचे और जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों के साथ परामर्श किया। 2023-24 के बजट बनाने में हितधारकों से सुझाव के लिए वित्त मंत्री की वर्चुअल बैठकें भी हो रही हैं। 22 नवंबर को वित्त मंत्री कृषि और कृषि प्रसंस्करण उद्योग, वित्तीय क्षेत्र तथा पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों से मिलेंगी। 24 नवंबर को स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और स्वच्छता सहित सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के अलावा सेवा क्षेत्र और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी वो मुलाकात करेंगी। श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों और अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक 28 नवंबर को होगी। सभी सुझावों पर 2023-24 के बजट में गौर किया जाएगा, जिसे वित्त मंत्री 1 फरवरी को संसद में पेश करेंगी। और आइए जानते हैं कि उद्योगपतियों ने वित्त मंत्री से क्या कुछ कहा इस बैठक में। आर्थिक विकास के लिए नए सेक्टर्स और रोजगार के अवसरों की तलाश करनी होगी, जिससे घरेलू मांग बढ़ सके। इस बात का जिक्र किया गया। तो वहीं सरकार को पूंजीगत खर्च बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, सरकारी कंपनियों का विनिवेश हो, ये बात CII ने भी कही है। सरकार को वैश्विक अनिश्चितता की स्थिति में निवेश पर आधारित विकास की रणनीति पर ध्यान देना चाहिए, इस बात का जिक्र किया गया है। सरकार को रोजगार सृजन से जुड़े हुए प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करनी चाहिए, इस बात को भी बैठक में आज साफ तौर पर वित्त मंत्री के सामने रखा गया। शहरी रोजगार गारंटी योजना का पायलट परियोजना शुरू करे सरकार, उद्योग चैंबर्स ने इस बात का जिक्र किया है। कॉर्पोरेट टैक्स की दरों में बदलाव न किया जाए, जिससे निश्चितता का माहौल बना रहे। महंगाई और वैश्विक मंदी के बीच भारत में विकास के घरेलू कारकों पर फोकस करना होगा, PhD CCI ने इस बात का जिक्र किया है। बजट में टैक्स बेस बढ़ाने पर काम किया जाना चाहिए, GST का सरलीकरण हो, इस बात को भी उद्योग की ओर से रखा गया है वित्त मंत्री को। और आर्थिक विकास के लिए नए सेक्टर्स और रोजगार के अवसरों की तलाश करनी होगी, जिससे घरेलू मांग बढ़ सके। ये तमाम बातों का जिक्र आज वित्त मंत्री के साथ बैठक में किया गया है। अमेरिकी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन फाइनर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी जोनाथन फाइनर ने बताया है कि बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और उनको ग्लोबल मुद्दों पर काम करने वाले नेताओं में मानते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए 2022 का साल अहम रहा है और आने वाले वर्षों में यह और मजबूत होगा। Looking around the world, when the United States and President Biden look for partners that can truly help carry the load, truly help move forward a global agenda, India and Prime Minister Modi are very high on that list. We just saw this in real time at the G20, where the Prime Minister was instrumental in forging a consensus around a joint statement among a far-flung group of countries. And in the comments and work that the Prime Minister has done and others in the Indian government have done to highlight the increasing risk related to nuclear issues. तो अभी हाल ही में हमने देखा कि G20 के बाली घोषणा पत्र में भी प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों को जगह दी गई। ये भी भारत के बढ़ते कद और प्रधानमंत्री मोदी के वैश्विक नेता के तौर में स्वीकार्यता को साफ तौर पे दिखाता है और अमेरिका लगातार इस बात का जिक्र कर रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी कतर यात्रा के दौरान वहां के अमीर से मुलाकात की तो कतर में मौजूद भारतीय समुदाय से भी संवाद किया। फीफा वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने गए उपराष्ट्रपति ने वहां पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस से भी मुलाकात की है। कतर के अपने 2 दिवसीय दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत की। कतर में तकरीबन 8.5 लाख प्रवासी रहते हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत चहुमुखी विकास कर रहा है। गैस कनेक्शन से लेकर हर घर तक नल से जल पहुंचाने को परवान चढ़ाना हो या कोविड-19 महामारी के समय लोगों का टीकाकरण करना हो, देश में आर्थिक सामाजिक विकास एक साथ हो रहा है और बदले परिवेश में पूरी दुनिया भारत के साथ मिलकर काम करना चाहती है। Every Indian can achieve his ambition. He has only to have an idea. Government support and money is not wanting in that. In 2022, India became number 1 in the number of unicorns. We are ahead of any other country in the world. And this indicates our path of growth. इसके अलावा राष्ट्रपति ने कतर राज्य के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की।
साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने कतर के महामहिम अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के निमंत्रण पर वहां की यात्रा की। उन्होंने फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। कतर से मुकेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इंडोनेशिया के जावा प्रांत में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 60 के पार जा पहुंची है, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 5.6 तीव्रता वाले भूकंप से कई इमारतों को खासा नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव कार्य जारी है तो अस्पतालों में घायलों का भी इलाज चल रहा है। टूटी इमारतें, बिखरे पड़े मलबे, क्षतिग्रस्त कारें, दहशत और खौफ में खुले आसमान के नीचे इलाज कराते पीड़ित। तबाही के निशान इंडोनेशिया के जावा प्रांत के हैं, जहां धरती थर्राई तो ऐसे घाव दी गई। इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में आए 5.4 तीव्रता वाले भूकंप ने दर्जनों लोगों को निगल लिया है और 700 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप पश्चिमी जावा प्रांत के सियानजूर क्षेत्र में केंद्रित था, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। उधर ग्रेटर जकार्ता क्षेत्र में भी भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। राजधानी में गगनचुंबी इमारतें 3 मिनट से अधिक समय तक हिलती रही, कुछ को खाली करा दिया गया है। अब तक मरने वालों की संख्या 56 हो चुकी है। 700 से ज़्यादा लोग घायल हैं और हमारे लिए गिनना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे हैं। सियानजूर क्षेत्रीय सार्वजनिक अस्पताल के बाहर स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सैन्य चिकित्सक घायलों का उपचार कर रहे हैं। मानगुन में भूस्खलन के कारण रास्ता अवरुद्ध हो गया है, जिसके चलते पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। राष्ट्रीय आपदा एजेंसी ने कहा कि सियानजूर में ढही इमारतों के मलबे में 23 लोगों के फंसे होने की आशंका है। वहीं 1770 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और लगभग 4000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। आफ्टर शॉक की आशंका के मद्देनजर लोगों से घरों के बाहर रहने की अपील की जा रही है। राजधानी जकार्ता में एम्बुलेंस के सायरन लगातार सुनाई दे रहे हैं। इंडोनेशिया सरकार के त्वरित प्रतिक्रिया दल हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जकार्ता में भूकंप आम बात है, लेकिन लोग डरे सहमे हुए हैं। 27 करोड़ की आबादी वाले इंडोनेशिया में अक्सर भूकंप आते हैं। इसकी वजह यह है कि ये रिंग ऑफ फायर में आता है। यहाँ कई छोटे बड़े ज्वालामुखी हैं। भूकंप के बाद सुनामी का भी खतरा रहता है। कुछ साल से यहाँ इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। फरवरी में इंडोनेशिया में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था। 25 लोग मारे गए थे, 460 लोग घायल हुए थे। जनवरी 2021 में भी 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था। 100 लोग मारे गए थे, 6200 लोग घायल हुए थे। 2004 में भूकंप और उसके बाद सुनामी आई थी। हालांकि इसका असर जापान और कुछ दूसरे देशों में भी था। इस प्राकृतिक आपदा में उस वक्त कुल मिलाकर 2,30,000 लोग मारे गए थे। वो खबर फिल्म जगत से जुड़ी हुई। कल से गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज हो चुका है। आज से इफी के मंच पर कई बड़े आयोजन देखने को मिल रहे हैं। आज भारतीय पैनोरमा फिल्मों की स्क्रीनिंग शुरू हो गई है तो सूचना प्रसारण मंत्री ने फिल्म बाजार का आज उद्घाटन किया है। इफी में इस बार भी दुनिया के तमाम बड़े दिग्गज फिल्म दुनिया से जुड़े हुए लोग आए हैं तो युवाओं से लेकर रीजनल सिनेमा पर भी खासा फोकस देखने को मिल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने भी तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी को फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिए जाने पर बधाई दी है। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का दूसरा दिन और भारतीय पैनोरमा में चयनित फिल्मों की स्क्रीनिंग भी शुरू हो गई। इसमें 25 फीचर फिल्म और 20 नॉन फीचर फिल्मों का चयन किया गया है। फीचर फिल्म कैटेगरी में कन्नड़ फिल्म हदिलेनेंतु और नॉन फीचर फिल्म में द शो मस्ट गो ऑन ओपनिंग फिल्म रही। कन्नड़ फिल्म के निदेशक पृथ्वी कोन्नानूर ने हदिलेनेंतु की ओपनिंग फिल्म बनने पर खुशी जाहिर की। कन्नड़ फिल्म के निर्देशक पृथ्वी कोन्नानूर ने हदिलेनेंतु को ओपनिंग फिल्म बनाए जाने पर खुशी जाहिर की। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फीचर फिल्म कैटेगरी के 12 जूरी सदस्यों और नॉन फीचर फिल्म के 6 जूरी सदस्यों को सम्मानित भी किया। This film deals with some of the issues of the teenagers of contemporary urban India.
particularly the issue of teenagers indulging in intimacy and making a video of it, and then somehow that video getting leaked on the internet. So the consequences of that's what the film deals with. But it just does not look at the teenagers, but it looks at the whole environment surrounding the teenagers. How an incident like that can lead to a complex situation and an unimaginable legal complex situation for all the parties involved. वहीं फिल्म महोत्सव के दौरान 75 युवाओं को क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो चुना गया। 18 से 35 वर्ष के बीच के आयु के ये प्रतिभाशाली युवा 50 घंटे के अंदर शॉर्ट फिल्मों का निर्माण करेंगे। ये प्लेटफॉर्म युवा फिल्मकारों को एक सुनहरा मौका प्रदान करता है। क्रिएटिव्स माइंड ऑफ टुमारो का ये दूसरा संस्करण है। क्रिएटिव माइंड्स जो आज तो चुने गए हैं इस प्रोग्राम के लिए 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, लेकिन एक बात का मैं विश्वास दिला सकता हूं, वो रुकने वाले नहीं है, वो बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाले। मैं अपनी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सूचना प्रसारण मंत्री ने फिल्म बाजार का भी उद्घाटन किया। ये बाजार हर वर्ष दक्षिण एशिया के 200 से अधिक फिल्म पटकथाओं, परियोजनाओं और फिल्मों को एक मंच देता है। दुनिया में शायद ही इतना सुंदर फिल्म बाजार कहीं और होता होगा। बहुत सुंदर लोकेशन है, समुद्र के किनारे है, बड़े बड़े कंट्रीज ने यहाँ पे आके पार्टिसिपेट किया है, राज्यों की सरकारों ने पार्टिसिपेट किया है। और अच्छी बात यह है कि एक भीड़ तो है ही, भीड़ में एक जोश भी है, उमंग है देखने के लिए कि हमारे भारत में इतना शानदार फिल्म फेस्टिवल किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने फिल्म टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी और आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर विशेष रूप से आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस दौरान एक शो भी प्रदर्शित किया गया जो स्वतंत्रता संग्राम और उस समय के सेनानियों पर आधारित रहा। पणजी से शैला निगार के साथ मुनमुन भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स है, मैजिक फंड्स नहीं, इसमें भी रिस्क होता है। तो पैसा पहले किसी एक्सपर्ट को मिलो, हर फंड के रिस्क और रिटर्न्स दोनों को बराबर समझने के बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। समझ गया सर जी, समझ के इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आज की बड़ी खबर पे करेंगे चर्चा, जो कि गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई। लगातार वहां पे सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। गुजरात चुनाव में मचा सियासी संग्राम। लगातार तमाम जो है बड़ी बातें देखने को मिल रही हैं, तमाम बयान देखने को मिल रहे हैं। और इस पर खास बातचीत करने के लिए 3 मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। श्रद्धा राजपूत जो कि प्रवक्ता है बीजेपी की, इसके अलावा ज्योति कुमार सिंह जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की, साथ ही साथ जपन पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार। ये 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुजरात चुनाव में मचा सियासी संग्राम और अपने आप में लगातार हर गुजरते दिन के साथ में बहुत एक चुनौतीपूर्ण कहा जाए या इंटरेस्टिंग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है गुजरात का चुनाव। तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। श्रद्धा जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आप बीजेपी से हैं और आपके ऊपर कांग्रेस पार्टी खासतौर से इस बात का आरोप लगा रही है कि आप रियल मुद्दों से हटकर भावनात्मक मुद्दों के आधार पर या बातचीत के आधार पर, बयान के आधार पर गुजरात का चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इस दिशा में आज का प्रचार भी देखने को मिला है। श्रद्धा जी, आज का जो प्रधानमंत्री जी ने प्रचार किया है, बाकी सभी नेताओं ने भी किया है, पर मेनली हम प्रधानमंत्री जी का प्रचार देखें तो सारी स्पीच उठाकर देख लिए। हर स्पीच के अंदर फैक्ट डेटा दिया गया है। गुजरात में क्या काम हुआ है उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड सारी स्पीचों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया हुआ है और उसी के आधार पर हमने वोट की अपील की है। हमने जो काम किया है डबल इंजन सरकार ने, और जो भरोसा 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता ने दिया है,
तो वही हमारा एक गुजराती में स्लोगन है, भरोसा नहीं भाजपा सरकार, यानी भरोसे की भाजपा की सरकार, और इसी मुद्दे पे हमने वोट मांगा है। बाकी मधुसूदन मिस्त्री जी जो यहाँ के कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने जो डेरोगेटरी रिमार्क्स प्रधानमंत्री जी के ऊपर रखा था, तो प्रधानमंत्री जी ने वही बात कही, और वो बात क्यों न कहें, क्योंकि कांग्रेस के लीडर अगर इस देश के 125 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री के लिए अगर ऐसी डेरोगेटरी असभ्य जो लैंग्वेज है उसका यूज करेंगे, तो समझ लीजिए कि कांग्रेस का माइंडसेट क्या है। तो पहले कांग्रेस को रोना नहीं रोना चाहिए, चारों के चारों स्पीच जो है वो उठाकर देख लेनी चाहिए। वहां प्रधानमंत्री जी ने जो काम गुजरात में किए गए, जो काम हुआ है, उस काम की बात की है, न कि कांग्रेस की तरह एक झूठा स्लोगन दिया है कि 27 साल से तो गुजरात में कांग्रेस है ही नहीं और उनका स्लोगन है कांग्रेस को काम बोले थे। आप हो ही नहीं 27 साल से, तो कौन सा काम बोल भी रहा है तो भाजपा का काम बोल रहा है। जी ज्योति कुमार सिंह जी कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे इस पैनल में। ज्योति जी, किस तरीके से, क्योंकि कांग्रेस जब कभी भी कोई हल्की बॉल इस चुनावी सियासत की पिच पे डालती है तो बड़ा अच्छी बीजेपी बैटिंग करती दिखाई पड़ती है, क्यों ऐसे एक बयानबाजी कांग्रेस की ओर से दिखाई पड़ती है जो सिर्फ गोल जैसी हो जाती है कांग्रेस के लिए? क्योंकि ये बयान भी आज हमने देखा किस प्रकार से मधुसूदन मिस्त्री का आया था, उसके बाद प्रधानमंत्री ने औकात वाले बयान को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। आप बयानों की तो बात ना करें, बयानों की बात ना करें, और भारतीय जनता पार्टी के ओछे पने की भी बात ना करें, वो तो उसमें महारत है, पीएचडी है उसमें। अब आइए मुद्दे पर बात, जिस पर ये गुजरात इलेक्शन होना चाहिए। और बयान मतलब मधुसूदन मिस्त्री जी के बयान को आप खारिज कर रहे हैं क्या सर? जिस पर लोग वोट करेंगे ना, ज्योति कुमार जी, बिल्कुल मैं वही आ रहा हूँ, आप उस पर बात कीजिए। आ रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा विकास की बात होनी चाहिए सर, लेकिन क्या इस बात को आप खारिज करते हुए आगे बढ़ जाइए? अरिंदर साहब सर, मैंने आपसे सवाल जो किया उसको आप आगे रखिए, आगे बढ़ जाइए। आपने उनको बोलने दिया ना, मुझे तो नहीं बोलने दे रहे। सर मैं आपसे सवाल किया, उसका जवाब दे दीजिए, फिर आप उस पर आरोप लगाइएगा सर। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि आप विपक्ष के पार्टियों को भी मौका दे बोलने के लिए। आपने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, मुझे बोलने दिया। सर आपको सम्मान से बुलाया, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप ये जो क्या मधुसूदन जी का जो, आप मुझे बोलने तो दें, सुनिए तो मैं आप वही कह रहा हूं, मधुसूदन जी का जो बयान है कि आप उसको खारिज कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना सवाल कर रहा हूं, आप उसका जवाब दे दीजिए, अपनी बात रख दीजिए। सुन लेना जी, प्रधानमंत्री तो खुद बोलते हैं कि मुझे तो मैंने ऐसा काम किया कि मुझे 3-4 घंटे गाली सुनने, 3-4 किलो गाली सुनने पड़ते। तो खुद बोलते हैं, छोड़िए ना उन सब। गुजरात में जो है अखिल भारतीय पेपर भर्ती घोटाला क्यों, 14, 16, 17, 18, 19 सब, कभी पटवारी घोटाला, कभी टीचर इंग्लिश टेस्ट घोटाला, कभी शौचालय घोटाला। अब आइए दूसरे में, ये वही। ज्योति जी आपकी आवाज बेहतरी से नहीं आ रही, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, आपकी आवाज बेहतरी से आएगी, मैं फिर आपके पास आऊंगा। जपन जी से मैं इस पर मैं कमेंट लूं, उससे पहले श्रद्धा जी जल्दी से इस बात को, क्योंकि वो आप पे आरोप लगा रहे हैं, रियल मुद्दे से आप भटका रहे हैं, जल्दी से कमेंट, उसके बाद मैं जपन जी पे जाता हूँ। ज्योति जी आपका नेटवर्क बेहतर मैं ज्योति जी से पूछना चाहती हूँ कि आपने प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनी, उसमें मुद्दे ही मुद्दे हैं, लेकिन अगर आपको स्पीच नहीं देखने और आपको एक इटाली का घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, भर्तियों में लगातार घोटालों का आरोप लगा रहे हैं, कौन से भर्ती में घोटाले हुए हैं? आप गुजरात में आकर देखिए, गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे ज्यादा रोजगारी दी है, चाहे वो सरकारी क्षेत्रों में हो या प्राइवेट क्षेत्रों में हो। 14 लाख पर प्रांत से आए हुए लोग अगर कोरोना काल में वापस जाते हैं और फिर वापस आते हैं गुजरात के अंदर और उन्हें रोजगारी मिलती है, और डेटा उठाकर देख लीजिए, सबसे कम बेरोजगारी का दर अगर पूरे भारत देश में है तो वो गुजरात में है। पूरे भारत भर से लोग गुजरात में आते हैं और गुजरात में बस के सवाया गुजराती बन के रह जाते हैं। ऐसे गुजरात के लिए अगर कांग्रेस कुछ कहेगी तो कांग्रेस को मुंह की पटखनी खानी पड़ेगी। यहाँ ठीक है, देखते जनता किसको मुंह की पटखनी देती है, किसको सर माथे बैठाती है, तो खैर जाहिर सी बात 8 दिसंबर को पता लगेगा। जपन जी, किस तरीके से अब बहुत खुमार बढ़ता जा रहा है इस वक्त गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर, बयानबाजी बहुत तीखी नहीं हो गई बल्कि अब वो पर्सनल लेवल पर जाती दिखाई पड़ रही है, और हर बार हमने एक ट्रेंड देखा है गुजरात में इस प्रकार के राजनीतिक बयानबाजी और उसके बाद में बदलते हुए परिदृश्य की राजनीति का। अरिंदर प्रताप सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी ज्योति जी, अभी आपकी आवाज बेहतर से आ रही, मैं आता हूं आपके पास, एक जपन जी से कमेंट ले लूं, मैं आपके पास आता हूं। विपक्ष की पार्टियों को रखने नहीं देंगे सर, बिल्कुल। आप ये देखिए, ये बहुत आसान हो गया है किसी भी पार्टी को ये एंकर्स पे या चैनल पे सवाल खड़ा कर देना। आपको मैंने समय दिया सर, आपका नेटवर्क की कुछ इशू था, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं, मैं जपन जी से कमेंट लेके आपके पास आता हूं। जपन जी संक्षेप में जल्दी से। ठीक है, ओके। देखिए, प्रधानमंत्री ने आज यह औकात वाला इशू उठाते वक्त बड़ा साफ कहा कि हम प्रोग्रेस के, डेवलपमेंट के इशू पर ही ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये पहले से साफ है।
और हम इसी इश्यू पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो विपक्ष भी इसी इश्यू पे बहस आगे ले जाए, तो फिर विपक्ष हमें परास्त नहीं कर पाएगी अगर इसी इश्यू पे, डेवलपमेंट के इश्यू पे अगर वो डिस्कोर्स ले जाना चाहते हैं तो। लेकिन विपक्ष औकात वगैरह जैसी बातों का प्रयोग करता है, तो ये प्रधानमंत्री ने आज स्पेशली मेंशन किया कि इस तरह की बात ना करें, हमें डेवलपमेंट के विषय पर ही जाना है, हमें जो काम हमने 5 वर्ष में किए हैं आगे करना चाहते हैं, उसी विषय के दायरे में हमें इलेक्शन का कैंपेन चाहिए। लेकिन ये औकात वाले बयान जो दिए हैं, पहले भी इस तरह के बयान दिए गए थे, मौत का सौदा का गंदी नाली का कीड़ा वगैरह, क्या ये सब बात है? तो उस दिशा में ये इलेक्शन। ज्योति जी मैं आ रहा हूं आपके पास में, ज्योति जी सुनिए, क्योंकि ये जो पब्लिक डोमेन में है वो आपके नेताओं के द्वारा कहा गया, उस पर अगर बहस होगी तो सुनना पड़ेगा। सर ये आपके नेताओं का, मैं आ रहा हूं आपके पास, फिर आप कहेंगे समय नहीं दिया सर, फिर आप कहेंगे समय नहीं दिया। एक पत्रकार अपनी बात को रख रहा है, आप उसकी बात को दबा रहे, फिर आप कहेंगे समय नहीं दिया। मैं कह रहा हूं अपनी बारी का इंतजार कीजिए, उनका कमेंट लेके मैं आ रहा हूं आपके पास। जपन जी संक्षेप में अपनी बात रखें। तो प्रधानमंत्री ने बड़ा साफ किया है कि हम डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के इशू पे ही आगे बढ़ना चाहता है, विपक्ष भी उसी बारे में बात करे, जो हमने काम किया है उसके बारे में बात करे। लेकिन ये जो सारी अनाप शराब बातें हैं, औकात वगैरह, उस पे विपक्ष ना जाए, तो ये प्रधानमंत्री ने आज कहा। ठीक है ज्योति जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है, प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में ये कहा भी है कि साहब विपक्ष को गलत बयानबाजी से बच के विकास की बात करें। अरे सर मैं आपसे ही पूछ रहा हूं ज्योति जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। उन्होंने अपने भाषण में भी ये कहा है कि गलत बयानबाजी से बच के विकास के मसले पे बात होनी चाहिए, तो आप जो बात कह रहे हैं वही बात उन्होंने भी कही, तो विकास की बात करिए ना, तो उस आधार पे जनता को भी समझ में आएगा। जिन आदिवासी सुन लिया अरिंदर साहब, जिन आदिवासियों की बात, जिन आदिवासी जिनको वनवासी बोलते हैं उनको आदिवासी मानते नहीं है, ये पूरा देश पूरा जगह जंगल आदिवासियों का है, उनको ये वनवासी बोलते हैं, तो उनको गाली देते हैं। आप तो उसकी बात तो कर नहीं रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी असेंबली में 7 स्कूल में खुद बोलती है कि केवल एक टीचर है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो मुद्दे कहां से कहां ले जा रहे हैं आप। वहां के पोर्ट पर 2979 करोड़ का ड्रग्स पकड़ाता है, उसकी बात नहीं करते हैं। 50 केजी एक हीरोइन पकड़ाता है, उसकी बात नहीं करते हैं। मोराबी में बताइए 150 लोग मारे गए, 47 बच्चे, जिसमें 47 आज 22 दिन हो गए त्रासदी के, कोई असली आदमी नहीं पकड़ा गया, तो उसकी बात आप नहीं करते हैं। क्यों भाई, क्यों? सर आप यहाँ पे हैं और आप बात कह रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि बात नहीं करते हैं। सर आप ठीक है ना, लेकिन आप जो ये बात कह रहे हैं, ये तमाम आरोप लगा रहे हैं, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने कितने मामलों में, आपने इससे ड्रग्स का आरोप लगा दिया, कितने मामलों में इन आरोपों को लेकर आप कितने मामलों में सड़क पे उतरे हैं, कितने मामलों में आप कोर्ट तक गए कि साहब ये इतना गलत हो रहा है गुजरात में, वो भी तो कम से कम जनता के सामने आना चाहिए, या महज ये एक राजनीतिक आरोप है? चलिए ज्योति जी, आपकी आवाज फिर से बेहतर से नहीं आ रही है। श्रद्धा जी इन आरोपों का जवाब, क्योंकि बहुत कुछ खराब हो रहा है गुजरात में और जनता जवाब देगी, कांग्रेस आप पे सीधा आरोप लगा रही है। श्रद्धा जी, अभी ये लोग वन बंधु योजना जो आदिवासी लोगों के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर जब नरेंद्र मोदी जी थे अब तक चली आ रही है, और जिस जीजा जी ने बीकानेर लैंड स्कैम किया हो, किसानों की जमीन जो खा गए हो, वो जमीनों की बात कर रहे हैं। पहले जीजा जी से हमारी जमीन तो हमारे किसानों की वापस दिलवाई है, और दूसरी चीज ड्रग्स सरकार पकड़े या ना पकड़े, अगर कांग्रेस को इतना कॉन्फिडेंस है तो कांग्रेस गुजरात के घोषणा पत्र में लिख दे कि ड्रग्स नहीं पकड़नी चाहिए। ड्रग्स पकड़ना तो सरकार का काम है। सरकार, गुजरात के पुलिस जो है, नार्कोटिक डिपार्टमेंट से और केंद्र की एजेंसियों ने बहुत अच्छा काम किया है। हमें उड़ता पंजाब नहीं बनाना है, हमें गुजरात या गुजरात की ओर से किसी भी भारत के अंदर ड्रग को पेनिट्रेशन नहीं होने देना, और ये पेनिट्रेशन विदेशों तक भी हो सकता है। पूरे देश और दुनिया को बचाने के लिए ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, तो ड्रग्स पकड़ा ही जाएगा गुजरात के अंदर, और इसका पेनिट्रेशन नहीं होने दिया जाएगा। तो ऐसी बरगलाने वाली बात ना करें आप। विकास के मुद्दे पे हमने जो डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, हमने जो एजुकेशन में काम किया है, हमने जो हेल्थ में काम किया है, भाई साहब मैं आपको बताती हूँ, इनके गहलोत जी आते हैं और बोलते हैं हम लोग हेल्थ का मॉडल देंगे। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल से लेके अहमदाबाद की 5 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हॉस्पिटल्स के डेटा उठा के देख लीजिए। मुझे गर्व है कि राजस्थान से मेरे भाई बहन आके यहाँ पे आईपीडी और ओपीडी में सेवाएं लेते हैं। कितने लोग यहाँ आके अपनी रोजगारी लेते हैं। तो पहले अपने मॉडल्स को सुधारें और फिर गुजरात की बात करें। जपन जी जल्दी से, क्योंकि ये क्या आदिवासी या वनवासी शब्द चयन को लेकर तक बात सीमित है, या जो योजनाएं हैं वो उन तक पहुंच रही, क्योंकि सौराष्ट्र में पानी पहुंचना ये अपने आप में गुजरात नहीं बल्कि देश और दुनिया ने भी देखा है। देखिए सौराष्ट्र में ये उल्टी रकाबी जैसा है वो पूरा विस्तार, और 20 मंजिला ऊंचा पंपिंग करके ढांकी के पंपिंग स्टेशन से सौराष्ट्र में पानी पहुंचाया जा रहा है।
और डैम्स आप जानते हैं कि बारिश में ही भरते हैं, मानसून के सीजन में डैम्स में पानी की आवक होती है। लेकिन गुजरात के सौराष्ट्र में आप पाएंगे कि सर्दियों में भी डैम में पानी आता है, गर्मियों में भी पानी आता है, क्योंकि सारे डैम इंटरलिंक किए गए नर्मदा की कनेक्टिविटी के साथ। एक बड़ा पाइपलाइन बिछाया गया, पाइपलाइन का एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क है, और ये नेटवर्क की पाइपलाइन ऐसी है कि जिसमें से पूरी कार पसार हो सके, और नर्मदा का पानी आज कच्छ में पहुंचता है, कच्छ की बॉर्डर तक पहुंचता है, सौराष्ट्र के कोस्टल इलाकों तक पहुंचता है। जब पानी की किल्लत थी तब सौराष्ट्र की परिस्थिति क्या थी, उसकी बात बार बार आज गुजरात के इलेक्शन के डिस्कोर्स में हो रही है। जी ज्योति जी, सवाल यह है कि सौराष्ट्र के आदिवासी या तमाम अन्य लोगों की जिंदगी को बदलने वाला पानी पहुंचाने का जो काम सरदार सरोवर डैम और नर्मदा के माध्यम से किया गया, और आप आदिवासी वनवासी को लेकर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिस सरदार सरोवर डैम से यह पानी पहुंच रहा है नर्मदा नदी का, उसके विरोध करने वालों को लेकर कांग्रेस साथ में खड़ी दिखाई पड़ती है, आरोप साफ तौर पे लगते हैं। तो ऐसे में कैसे उस विरोध को करने वाले लोगों के साथ में कांग्रेस जाएगी, ये आरोप का है, इसका क्या जवाब है? देखिए जिन आदिवासियों को आप उनकी आदिवासी आइडेंटिटी रहने नहीं देना चाहते हैं, आप उनको वनवासी करके उनके जगह जमीन को सब छीनकर, आप उनके जंगल उसके अधिकार को छीनकर, आज यही वजह है ना कि जॉबलेस रेट जो इंडिया में 7.7% हो गया। क्यों हो गया भाई, क्यों हो गया? आप इन बातों को देखिए, आज जितनी भी बातें ये करते हैं, आप देखिए इनकी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता देखिए कि अपने कमल के फूल को G20 का सिंबल बना देते हैं। इनकी देखिए ना कहां से कहां चलाता है। आज ये जीएसटी लगाए हैं और चाहे जो भी और डिमोनेटाइजेशन किए हैं, वो सारा किसको फायदा हुआ? केवल 2-3 लोगों को गरीबों को फायदा हुआ क्या? जो छोटे रोजगार करने वाले हैं उनको फायदा हुआ क्या? किसानों को फायदा हुआ क्या? आपको पता है नरेंद्र साहब कि वहां पर महिलाओं, दलित महिलाओं और अति पिछड़ा लोगों का और जिन लोगों का उनके साथ क्या अत्याचार हुआ है, कितने उनके साथ बलात्कार, रेप हुए हैं, इन पर मुद्दा करना है ना। उनकी पढ़ाई की बात करनी है, उनकी मेडिकल की बात करनी है, इन पर तो बात ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इन पे होना चाहिए, लेकिन जब क्राइम रेट ये चले जाते हैं कि सीआरबी के आंकड़ों की बात आती है, तो उसमें राजस्थान अव्वल नजर आता है, ये भी मसला आता है। लेकिन आपने सर इस बात को थोड़ा सा कह के आप रेफरेंस से निकल गए, मैं समझना चाहता हूं, आपकी आवाज अब बेहतरी से आई है। क्या सरदार सरोवर डैम से जो सौराष्ट्र को पानी पहुंचा है, और आपने कहा कि वनवासियों की जमीन ले लेना चाहते हैं, तो क्या आप उसका विरोध करने की बात कर रहे हैं, उस डैम का आप उनके साथ खड़े हैं? क्या आप ये कह रहे हैं क्या? कांग्रेस पार्टी किसी भी जन समुदाय के किसी भी तरह के लोग हो, चाहे जनजाति के हो, आदिवासी हो, चाहे वो अति पिछड़ा लोग हो, उनके सामूहिक वेलफेयर के लिए हमेशा तो सौराष्ट्र तक जो पानी पहुंचा उसके साथ खड़े होंगे ना। तो नर्मदा विरोधी जो लोग थे उनके साथ खड़े होते तो ये राजनीतिक आरोप आप पे लगता ही है। तो यही एक समस्या है, क्योंकि आप उसको खारिज कर रहे हैं। श्रद्धा जी वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर लगातार इस बात को लेकर कि किस तरीके से आप लोग वन जमीन ले रहे हैं, आदिवासियों के लिए बेहतरी से काम नहीं कर रहे हैं। वो लगातार इस बात के लिए कह रहे हैं। ये इनकी उम्र का मैं लिहाज करती हूँ, बना उनको पानी के बिना रखा जाए तो उन्हें पता चले कि पानी की कीमत क्या होती है। ऑफिशियल रिपोर्ट 2005 में ज्योति जी, आपके ही आरोपों को मैं बीजेपी से ले रहा हूँ, जरा आप आ जाने दीजिए। जब आपको मैं आपके पास आया जी, अब ज्योति जी आपको थोड़े दिन पानी के बिना रखा जाए तो आपको पता चल जाएगा कि पानी की कीमत क्या होती है। वैसे होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2005 में गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी, जब चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, कि अगर पानी की किल्लत पे काम नहीं किया गया तो सौराष्ट्र बेल्ट के लोगों का माइग्रेशन होगा और नॉर्थ गुजरात का जो बेल्ट है उसे सूखा घोषित ज्योति जी, आप लगातार बोलेंगे तो आपकी बात बेहतरी से नहीं आएगी, ना कोई तथ्य आ पाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अपने आपने बारी में बोला, आरोप लगाया, उसका मैं जवाब ले रहा हूं। सर फिर वो कांग्रेस के बारे में परसेप्शन बनता है ना कि आप एक तथ्यात्मक बात नहीं रखना, बहस को सार्थक तरीके से आगे नहीं चला रहे हैं। ज्योति जी, मैं आपके ही आरोप को बीजेपी तक ले गया हूं सर, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, मुझे कंडक्ट करने दीजिए। थोड़ा पानी पीजिए भाई साहब। जी श्रद्धा जी, अपनी बात आप रखें जी। हाँ भाई साहब, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑफिशियल रिपोर्ट है 2005 में, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, अगर पानी की किल्लत पे काम नहीं किया जाएगा तो सौराष्ट्र का बेल्ट के लोगों को माइग्रेशन में जाना पड़ेगा और नॉर्थ गुजरात रण यानी ड्रॉट घोषित होने वाला था। उसके बाद सौनी योजना, ये जितने भी नर्मदा कैनाल है, सरदार सरोवर है, शत्रुंजय डैम है भावनगर के अंदर जिसमें 24/7 पानी रहता है, इसके ऊपर काम हुआ है। काम इतना अच्छा हुआ है कि जो बनासकांठा जो एरिया ड्रॉट बोला जाता है वहां पे अनार की खेती होती है। क्या फायदा होगा बताइए, आप अपनी बात भी रख रहे हैं जो पहुंच नहीं रही है, मतलब फायदा क्या होगा सर? टेलीविजन की डिबेट को फिर ये बहस का मसला बेवजह कर दिया हमारे कच्छ के अंदर। सर मैं आपके आरोप को लेकर उनसे जवाब पूछ रहा हूं। तो फिर ये उनकी प्रॉब्लम है।
ठीक है जपन जी, जल्दी से आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी भी एक अपना पूरी ताकत लगाए हुए और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस को बमुश्किल 5 सीटें आएंगी, आप मुझसे लिख के ले लीजिए। तो इस बार को लेकर क्या सीधे मुकाबले से मामला त्रिकोणीय को ओर बढ़ता दिखाई पड़ रहा है? जपन जी। नहीं, परसेंटेज में त्रिकोणीय हो सकता है, वो भी सारी सीटों पे नहीं, कुछ सीटों पे, लेकिन रियल में आम आदमी पार्टी के कुछ उम्मीदवार जो है वो आम आदमी पार्टी की वजह से नहीं, लेकिन पाटीदार कोटा एजिटेशन की वजह से पहले से प्रसिद्ध है। तो ऐसे कुछ 4-5 उम्मीदवार है, वो रियल कंटेस्ट में है। ट्रायंगुलर कंटेस्ट अगर होगी तो 5 से 7 या 8 सीटों में होगी, अदरवाइज बाकी में परसेंटेज में शायद आम आदमी पार्टी थोड़े वोट ले जाए, जो कांग्रेस का बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन सीटों की दृष्टि से देखें तो आम आदमी 0 सीट भी ला सकती है, 1, 2, 3, 4 या 5 सीट भी ला सकती है। ये अभी आम आदमी पार्टी का रियलिटी है, चाहे वो कुछ भी कह दे। जी जपन जी, संक्षेप में चंद्र ठाकुर जैसे कांग्रेस के नेताओं का बयान ये भी अपने आप में सियासी तौर पे बड़ा तूल पकड़ा रहा है इस वक्त गुजरात में लिहाज से देखा जाए तो। लेकिन आपने जी देखिए, हाँ, कम्युनल ध्रुवीकरण और कम्युनल प्रोपेगेंडा के आरोप भाजपा पे लगते हैं, लेकिन अगर आप रियलिटी में किसी भी इलेक्शन कमीशन में कितनी कंप्लेंट फाइल हुई है उसके अगर आंकड़े निकालेंगे तो आप पाएंगे कि और पार्टियों की उसमें ज्यादा हिस्सेदारी है। और चंदन जी ठाकुर का जो निवेदन है उसमें भी भाजपा ने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन कर दी है, वो हिंदू मुस्लिम वाली बात थी। एक और भी विधायक कांग्रेस के हैं, उनका भी ऐसा बयान आया है, हालांकि उन्होंने कहा कि 2017 का है, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता का कहना है कि चाहे 2017 का। बिल्कुल ज्योति जी, आप भले बयानों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन ये बयान पूरा माहौल बनाते हैं और इसके आधार पर जनता को एक समझने की एक मौका मिलता है। निश्चित तौर से मुद्दे, मसले, बयान सब चीजें मायने रखते हैं और शायद ये सारी चीजों पर बहस होनी चाहिए। फिलहाल वक्त इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे, कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। Guided by the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi, the Ministry of Ayush is fully committed to digitize Ayush sector for the benefit of people. A range of digital platforms are developed to support professionals and public. The Ayush Information Hub offers authentic information under various categories such as education policy, drug policy, schemes, events, new trends and developments in the sector. Ayush Next is an interactive platform developed primarily for students and scholars. Ayush Soft is developed with a vision to convert classical Ayurvedic texts into comprehensive and authentic IT-based knowledge repository. In this phase, Ayurvignana, an Ayurvedic encyclopedia, and Shabdanidhi, a glossary of Ayurvedic terminology, have been made available for Ayurveda fraternity. Ayush GIS has been developed for mapping of facilities under categories such as health facilities, colleges, doctors, students. It is a matter of great pride that these platforms have been launched by the Honorable Prime Minister. ये म्यूचुअल फंड्स है, मैजिक फंड्स नहीं, इसमें भी रिस्क होता है। तो पैसा पहले किसी एक्सपर्ट को मिलो, हर फंड के रिस्क और रिटर्न्स दोनों को बराबर समझने के बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। समझ गया सर जी, समझ के इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। और ब्रेक के बाद खबर खेल के मैदान से बात फुटबॉल की। फीफा विश्व कप 2022 के दूसरे दिन के पहले मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने ईरान को 6-2 से हरा दिया है। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस एक तरफा मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ईरान के खिलाफ शुरू से ही आक्रामक नजर आई। इंग्लैंड को पहली सफलता मुकाबले के 35वें मिनट में मिली, जब जुडे बेलिंघम ने गेंद को ईरान के गोल पोस्ट में दागकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद 8 मिनट बाद ही बुकायो साका ने दूसरा गोल दागकर इंग्लैंड की बढ़त को दोगुनी कर दिया। मुकाबले का तीसरा गोल भी इंग्लैंड के नाम रहा। इंग्लैंड की तरफ से रहीम स्टर्लिंग ने अपने हाफ के अतिरिक्त समय में तीसरा गोल करके बढ़त को 3-0 कर दिया। मुकाबले के दूसरे हाफ में इंग्लैंड को 3 सफलताएं और मिली। चौथा गोल बुकायो साका ने किया, जबकि 5वां गोल मार्कस रैशफोर्ड ने के शॉट से आया। इंग्लैंड की तरफ से 6वां गोल जैक ग्रेलिश ने किया। वहीं पूरे मैच के दौरान ईरान को 2 सफलताएं हाथ लगीं। ये दोनों गोल मेहदी तारेम ने किए।
बात क्रिकेट की। हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम मंगलवार को जब नेपियर के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेगी तो उसकी नजर सीरीज जीतने पर होगी। 3 मैचों की सीरीज में भारत दूसरा T20 मैच जीतकर 1-0 से आगे है, जबकि पहला T20 मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला मंगलवार को नेपियर के मैदान पर खेला जाएगा। दूसरे T20 में हार्दिक पांड्या की अगुवाई में टीम इंडिया अभी सीरीज में 1-0 से आगे है। पहला T20 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। ओवल में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 65 रन के बड़े अंतर से हराया था। इस मैच में भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ने शानदार खेल दिखाते हुए बड़ी जीत हासिल की थी। बल्लेबाजी में सूर्य कुमार यादव ने आतिशी पारी खेलते हुए अपने करियर का दूसरा T20 शतक लगाने में सफलता हासिल की थी। उन्होंने इस मैच में 111 रन की आतिशी पारी खेली। सलामी बल्लेबाज ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने कुछ अच्छे हाथ दिखाए थे। टीम इंडिया को तीसरे T20 मैच में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद है। हालांकि ऋषभ पंत का खराब प्रदर्शन टीम के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। गेंदबाजी में भी टीम इंडिया ने दूसरे T20 में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए टीम को सफलताएं दिला रहे हैं। वहीं अनुभवी भुवनेश्वर कुमार भी अच्छी लय में दिख रहे हैं। स्पिन में युजवेंद्र चहल ने दूसरे T20 में 2 विकेट लेकर शानदार वापसी की है। वहीं ऑलराउंडर दीपक हुड्डा ने सिर्फ 10 रन देकर 4 विकेट लेकर कप्तान पांड्या को एक विकल्प दिया है। और चाहते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। फटाफट अंदाज में इनको देखिए। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिल्ली के छावला गैंगरेप और मर्डर मामले में दिल्ली सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करने जा रही है। एलजी ने रिव्यू पिटीशन फाइल करने के निर्णय को मंजूरी दी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और हाई कोर्ट से मौत की सजा के फैसले को पलटते हुए आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया था। श्रद्धा मर्डर केस की जांच दिल्ली पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। एक वकील की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि 6 महीने पहले हुए इस मर्डर की मुकम्मल जांच करने में पुलिस समर्थ नहीं है, लिहाजा मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मोरबी ब्रिज के ढहने को एक बड़ी त्रासदी बताया। 30 अक्टूबर को मोरबी में मच्छू नदी पर बना ब्रिटिश काल का पुल ढह गया था, जिसमें 47 बच्चों सहित 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। सीआरपीसी के सेक्शन 64 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को नोटिस जारी किया है। एक महिला वकील की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को भेजे गए समन को उस शख्स की गैर मौजूदगी में घर में पुरुष सदस्य ही उसे स्वीकार कर सकते हैं। महिला सदस्यों को यह हक नहीं है। इस लिहाज से इस धारा में महिला को पुरुषों के मुकाबले कमतर आंका गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। अरुण गोयल पंजाब कैडर के 1985 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। अरुण गोयल दिसंबर 2027 तक निर्वाचन आयोग में अपनी सेवाएं देंगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था। ओडिशा के कोरई रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए। रेल मंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। वहीं गंभीर रूप से घायलों के लिए 1-1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा विश्व मत्स्य पालन दिवस इस बार केंद्र शासित प्रदेश दमन में मनाया गया। कार्यक्रम में मत्स्य पालन से जुड़ी अनेक योजनाओं की जानकारी दी गई। मत्स्य पालन में जिन राज्यों और जिलों ने अच्छा कार्य किया है, उनको पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया।